हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गोल्डन गेट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया में गवर्नमेंट कैसे काम करती है और रूल्स एंड रेगुलेशन बनता कैसे है। तो क्लास शुरू होने से पहले हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले आप लोग पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको नोट करते चलेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, ये जो आज की जो क्लास है वो पार्ट 1 है, यानी कि आज हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आगे क्लास आने वाली है वहां पे हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, है ना। और ये चीजें हम कंटिन्यूअसली में करेंगे ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो कोई भी चीज को समझने में। तो आज जो है वो पहला वीडियो है और ये जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होगा। सेकेंड वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव्स आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं, है ना जी। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या चीज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट। हमारे पास 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, सेंट्रल एंड स्टेट। हमारा जो काम करने का जो इंडिया का जो काम करने का प्रोसेस है, गवर्निंग करने का प्रोसेस है, वो पावर स्प्रेड करके करने का वो है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो हमने क्या किया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सो दैट हम बहुत स्मूथली अपने इंडिया को रन कर सके। नेक्स्ट, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है उसके बारे में जानेंगे। पार्लियामेंट में ना 3 चीजें होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और ये सब क्या है ये भी हम समझने वाले हैं आज ही की क्लास में। नेक्स्ट आइए, हाउ टू मेक लॉ इन इंडिया। इंडिया में लॉ बनता कैसे है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर कोई लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, है ना, वो भी आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो वहीं आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। पहले तो आप समझने की कोशिश करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या। ये कोई ऑफिस है, कोई घर है, ये क्या है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, क्या बार बार हमें बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली में ये कुछ ऑफिस, कोई ऐसे फिजिकल चीज नहीं है जो जहां पे आप जाके ड्यूटी कर रहे हैं फॉर्म ना, ये एक्चुअली में कुछ नहीं, एक बुक है, ऐसी बुक, है ना। इस बुक को ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा गया है और इस बुक को बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प किसने की थी, अंबेडकर जी ने हमारी सबसे ज्यादा इस बुक को लिखने में हेल्प की गई थी। यहाँ पे ड्राफ्ट कमेटी बैठी थी, इस बुक को बनाने के समय आजादी के टाइम बैठी थी, है ना। और ये अब हमारे पास आज तक ये इस पे हम काम कर रहे हैं। आजादी के समय उन्होंने ये बुक लिखी थी, बनाई थी, मतलब कि कितने उस समय से देखिए उनके थॉट प्रोसेस कितना स्ट्रांग था, कितना आगे का सोचते थे कि वो आज भी हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते चले आ रहे हैं, है ना। तो आप समझ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक रिटन बुक के फॉर्म में है, एक बुक है जिसमें हमने अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लिख दिया है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ रूल। हर कंट्री के पास, चाहे यूएसए ले लो, रशिया ले लो, कोई भी कंट्री उठा लीजिए, हर कंट्री के पास अपना एक रूल बुक होता है ना। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो रिटन फॉर्म में होगा लाइक इंडिया, इंडिया के पास रिटन फॉर्म में है, या फिर अनरिटन फॉर्म में होगा, है ना। This set of rule were put down in a document. Document is called Constitution of India. इसको हमने बुक के फॉर्म में लिख के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को डाल दिया है और उसी बुक को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है, ये कुछ और नहीं, ये एक बुक है बस, और इसमें सारे हमने रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने। ठीक है, अब देखिए हमें क्यों जरूरत है, हमें क्या ऐसा पड़ गया कि हमें गवर्नमेंट बनाना पड़ा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखनी पड़ी, क्यों, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया। सबसे पहला रीजन है, इंडिया के पास जो स्टेट है, कितने स्टेट है, 28 स्टेट, बाप रे 28 स्टेट है पूरा मिला के। और यूटीज कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज हमारे पास 8 है, 8।
अब इतने बड़े एरिया को आप कैसे कंट्रोल करोगे, आप कैसे मैनेज करोगे, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट बनाई। और गवर्नमेंट को क्या किया, उनका जो पावर था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट इज इम्पॉसिबल कि एक आदमी पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कैसे कंट्रोल होगा, साउथ में अलग डिमांड है, नॉर्थ ईस्ट में अलग प्रॉब्लम है, उनकी सिचुएशन अलग है, नॉर्थ में अलग क्लाइमेट के कारण अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक आदमी नहीं संभाल पाएगा पूरे इंडिया को। हमने क्या किया, गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया, है ना, ताकि हम बहुत इजीली और स्मूथली इंडिया को चला सके। ठीक है, तो आप यहां पे आइए, क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन वो गवर्नमेंट बनाई है। वन गवर्नमेंट इज नॉट इनफ टू एडमिनिस्ट्रेट इट। जैसा मैंने अभी बताया, एक गवर्नमेंट अगर आप बनाते हैं, एक जन अगर उसको रूल करेगा तो इंडिया को चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हर जगह का अपना अपना प्रॉब्लम है, हर जगह का अपना अपना मतलब प्रॉब्लम्स, इश्यूज, क्राइम हर जगह अलग अलग होता है। तो हम कैसे वहां के लोगों को समझ पाएंगे, है ना, लैंग्वेज भी अलग होता है, हम समझ कैसे पाएंगे, है ना। तो ईच स्टेट हैड इट्स ओन गवर्नमेंट। तो हमने क्या किया, हर स्टेट, जितने स्टेट्स हैं, स्टेट्स 28 मैं इसकी बात कर रही हूँ, स्टेट यूटीज की नहीं, हर स्टेट के पास हमने क्या किया, एक एक गवर्नमेंट बना दी। हर स्टेट के पास, उत्तर प्रदेश का एक गवर्नमेंट है, बिहार का एक गवर्नमेंट है, केरला में एक गवर्नमेंट आ गया, उत्तराखंड में एक गवर्नमेंट है, अरुणाचल प्रदेश में एक गवर्नमेंट है, गुजरात में एक गवर्नमेंट हमने बैठा दी कि भाई आप गुजरात में हैंडल करिए पूरा प्रॉब्लम जो कि आप समझ सकते हैं, आप यहां का करिए, आप इस स्टेट का करिए, आप हर स्टेट का हमने एक एक गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पावर हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, है ना। वन ओवरऑल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। और क्या हुआ, वो सारे जो स्टेट्स के थे उनके ऊपर हमने एक गवर्नमेंट बनाई, वो था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको क्या कहेंगे हम, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। पहले सारे स्टेट्स में हमने बांट दी गवर्नमेंट, और उसके बाद वो सारे स्टेट्स से हम जो भी हमको रिकॉर्ड चाहिए, जो भी हमें फैसिलिटीज देनी है, या तो उनको कोई फैसिलिटीज चाहिए, वो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। और एक्सक्यूज मी, एक रूल जो पास होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी, और वो सारे रूल हमारे पूरे इंडिया के स्टेट में लागू किया जाएगा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए मैंने अभी बताया कि स्टेट का तो हमने गवर्नमेंट बना दी, बट यूटीज का क्या, यूनियन टेरिटरीज का क्या, ये कौन कंट्रोल करेगा, इसका कोई टेंशन नहीं है, इसको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, है ना, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन जो है, यहाँ के लोग जो हैं बहुत कम है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट देख लेती है। 8 ही तो है ना, ये इजीली चले जाएंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हमने उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी, ये यूटीज है, एक बार ये भी देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े, चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, देखिए मान लेते एक एग्जांपल है ताकि आपको समझ में आ सके। मान लीजिए एक उत्तर प्रदेश स्टेट है, तेलंगाना स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, केरला एक स्टेट है, मतलब हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। टोटल कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट है। और हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कितनी होगी, खुद ही जोड़ लीजिए, एग्जैक्टली अब जितने स्टेट उतनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट हैंडल करेगी पूरे स्टेट में। ओके, और ये सारे स्टेट की जो गवर्नमेंट है, 28 गवर्नमेंट, उसको कौन कंट्रोल करने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको, उनके ऊपर बैठे हैं एक, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहां रहता है, यहां पे छोटा सा है, दिल्ली, दिल्ली में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी प्रेजेंट है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, पहले तो ये समझिए, मेक लॉ फॉर होल कंट्री। पूरे इंडिया, पूरे कंट्री जो इंडिया का है, उस पूरे कंट्री में जो लॉ बनाने वाला काम है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और जो लॉ बनेगा वो पूरे इंडिया में आपका लागू भी होगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट द लॉ आर फॉलोड। और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये कि सारे लॉ जो हमने बनाए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं पे कोई वायलेशन हो रहा है किसी लॉ का, उसको तोड़ा जा रहा है ना। आगे, द यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर
हमारे यूटीज को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है जी, ये चीज हो गया, डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। अब चाहे तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये पूरे इंडिया को कौन कंट्रोल करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक एक स्टेट को कौन कंट्रोल करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। नाम में ही पूरा क्लियर है ना जी। आइए, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए, इंडिया को चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज करनी पड़ी है, क्या क्या चीज कर रहे हैं। ठीक है, याद ध्यान दीजिए। पहला चीज, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसमें 3 चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है। हमने क्या किया कि ड्यूटीज को बांट दी। सबसे आसान चीज, डिवाइड द पावर। ठीक है, और ये जो चीज हमने जो ये लिया है ना, ये हमने सीखा था अंग्रेजों से, डिवाइड द पावर, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेजिस्लेचर, एक कोई भी कंट्री को चलाने के लिए एक लेजिस्लेचर चाहिए। लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग। यहां इनका काम क्या है? मेक लॉज। ठीक है, लेजिस्लेचर सबसे पहला, लेजिस्लेचर का क्या काम है? ये लॉ बनाते हैं। इनका काम क्या है? लॉ बनाते हैं। ये है हमारा पार्लियामेंट, यहां पे बैठ के लॉ बनता है। आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं वो यहां बैठ के ही आए हैं, यहीं पे बैठे हैं, और फिर सब लोग डिस्कशन किया है, एक डिबेट हुआ है, और फिर एक लॉ निकल के आता है, और फिर वो लॉ जो बन गया है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बुक में आता है, जो मैंने अभी बुक आपको शुरू में दिखाई थी। ठीक है, लॉ ये है आपका अंदर का ऑफिस, जहां पे सब लोग हमारे जो एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो डायरेक्ट इलेक्ट होके यहाँ पे जाते हैं, हम लोग उनको वोट देते हैं, ये लोग जाते हैं पार्लियामेंट में, और हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी जो मांगे होती हैं वो यहाँ पे जाके सामने लाया जाता है, और फिर उस पर डिस्कशन होता है। अगर वो मांगे सही है तो वो लॉ बन जाएगा। अगर वहां पे कहीं पे भी कुछ लूप है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कहेंगे इम्प्रोवाइज करके लाइए। ठीक है जी, तो जैसे मान लीजिए हमने फ्री एजुकेशन का कोई लॉ पास किया कि भाई हमें फ्री एजुकेशन दीजिए, तो हमने एक, देखिए वो जो कोई लॉ बनता है ना, तो उसमें हम ना जैसे पेपर पे लिख के पूरा लेके आते हैं, एक पूरा बड़ा सा थीसिस टाइप में, पूरा उसका ड्रॉबैक, उसके पॉजिटिव, उसके प्रो कॉन्स, हर चीज लिख के लेके आएंगे कि कैसे हम उसको करेंगे, उस पर कितने पैसे लगेंगे, पूरा चीज लिख के हम लेके आएंगे, और हम असेंबली में जाके हम उनको देंगे कि भाई हमें इंडिया में फ्री एजुकेशन लाना है। ठीक है, अब वहां पे होगा डिबेट। कोई कहेगा नहीं, फ्री एजुकेशन की क्या जरूरत है, वैसे ही बहुत खर्चा हो रहा है इंडिया में, फ्री एजुकेशन नहीं लाएंगे। कुछ कहेंगे नहीं, फ्री एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे इंडिया में एजुकेशन की बहुत कमी है, तो एजुकेशन लाइए पहले। डिबेट होगा, डिबेट में अब क्या होगा, चलिए वोटिंग करिए, जो जीता वो बनेगा। वोटिंग होगा, यहां से मान लीजिए ये फ्री एजुकेशन वाला लॉ पास हो गया, यहां ठीक है फ्री एजुकेशन लाइए, बच्चों को बनाएंगे। यहां से ये बिल जाए, इसको बिल कहते हैं। जो पेपर होगा ना, वो रिटन पेपर जिसमें हम लॉ बना रहे हैं अपना एक मोटा सा थीसिस, उसको हम बिल कहते हैं। वो दुकान वाला बिल मत समझिएगा, ठीक है, इसको हम बिल कहेंगे। ये बिल जाएगा कहां पे, इनके पास। इनका काम क्या है वो देखिए। सेकंड आते हैं एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो लॉ बना है, जो लॉ यहां से मेजॉरिटी में जीता है ना, कोई तो जीता है ना, कोई भी लॉ हो सकता है, एजुकेशन की बात नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लॉ में। ठीक है, तो लॉ जीते हैं तो ये जाएगा किनके पास, अब ये लॉ को एग्जीक्यूट करना है, अब ये लॉ को लागू भी तो करना है। कौन करेगा लागू, किसके पास इतना पावर है जो लॉ वो करेगा लागू, हमारी प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के साइन के आज तक कोई भी लॉ को पास नहीं किया गया है। प्रेसिडेंट जी साइन करेंगे, जैसे ही प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया यानी कि हमारे इंडिया में ये लॉ बन गया। ठीक है, अब लॉ बनते ही फ्री एजुकेशन का ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, किसमें, एजुकेशन मिनिस्टर के पास। एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन मिनिस्टर की अब ड्यूटी है कि आप स्कूल बनवाइए, आप टीचर अपॉइंट करिए, जितने भी आपको फंड चाहिए वो हमें आप दिए जाएंगे, लेकिन आपका काम है जो लॉ बना है उसको एग्जीक्यूट करिए, उसको फोर्स में लाइए, है ना, वो होना चालू हो जाएगा। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट, जुडिशरी की तरफ। जुडिशरी है, देखिए लॉ बन गया, लॉ को एग्जीक्यूट कर दिया, बट कभी कभार, और
ऐसा हुआ भी है कि लॉ में कभी कभार लूप्स भी मिल जाते हैं, कुछ गलत हो जाता है, किसी चीज को वायलेशन किया जाता है, कहीं पे कोई चोरी हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है कि कोई पैसा मांग रहा है, कुछ भी XYZ हो रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे, कहां मिलेगा हमें इंसाफ? जुडिशरी के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जितने भी हमारे कोर्ट्स बने हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स, वहां पे हम जाके क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स का केस को हम वहां पे फाइल कर सकते हैं कि देखिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो लॉ बना है आप प्लीज इसका हल निकालिए, है ना, या जुडिशरी में। ठीक है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 टाइप से चलता है। पहला है लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग ऑफ हाउस है। सेकंड है एग्जीक्यूटिव, इनका काम होता है जो लॉ बना है उसको एग्जीक्यूट करना। देन जुडिशरी होता है जो लॉ बना है उसको रिवाइज करना या रिव्यू करना। ऐसा तो नहीं कि लॉ में कहीं पे लूप है, कहीं पे उससे किसी और इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, या तो किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इंसाफ दिलाइए, ये है जुडिशरी का काम। जुडिशरी क्वेश्चन कर सकता है उस लॉ पे जो बना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब आइए पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा समझे। पार्लियामेंट देखिए लॉ सबसे पहले, अब देखिए पार्लियामेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट में ही आपके लॉ बनते हैं, है ना। लॉ बनने का काम कहां होता है, पार्लियामेंट में। अब लॉ बनता कैसे है ये देख लेते हैं कि लॉ बन कैसे रहा है हमारा। मान लीजिए ओके, पहले यहां पे पार्लियामेंट, ये आपने न्यूज में ये सब हर जगह अक्सर फोटोज में, मैगजीन में ये फोटो देखी होगी ये घर की। ये एक्चुअली इसका ही नाम है पार्लियामेंट, इसी को कहते हैं पार्लियामेंट हाउस। यहीं पे आपके जितने भी लॉज बने हैं वो यहीं पे बने हैं। अब ये पार्लियामेंट चेंज हो गया है, पहले का जो पार्लियामेंट था ये सर्कल, ये गोल था, अब जो हो गया है वो ट्रायंगल के रूप में आ गया है। पार्लियामेंट नया बना है, अभी नया अभी आपका वो हुआ है इनॉग्रेट। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट जो है यहीं पे आपका लॉ बनता है। इस पार्लियामेंट को चलाने के लिए 3 चीज की जरूरत है। इस पार्लियामेंट में 3 ऑफिसेस हैं। ठीक है, पहला है लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट। देखिए लोकसभा राज्यसभा तो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट है जो इसमें नहीं बैठते। प्रेसिडेंट का अपना खुद की ऑफिस होती है, वो वहां बैठते हैं। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा इसमें रहते हैं, प्रेसिडेंट का अपना खुद का ऑफिस है वो वहां रहेंगे। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो ये तीनों चीज को मिला के काम करता है। ये तीनों मिलेंगे तो ही पार्लियामेंट रन होगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए लोकसभा का क्या है, लोकसभा देखिए ऐसे रहता है। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा। और ये है आपका राज्यसभा। देखिए लोकसभा राज्यसभा ये दोनों देखिए सेम है, एकदम सेम लग रहा है। इसकी पहचान बहुत सिंपल सी है। इसके जो ये आपका जो कालीन बिछा हुआ है ये ग्रीन कलर का होगा और इसका कालीन रेड कलर का होगा। तो जब भी आप कभी कभी न्यूज में देखें आप कि सब लड़ते रहते हैं, टेबल पीटते रहते हैं, क्लैप करते रहते हैं, बहस करते हैं, डिबेट करते रहते हैं माइक में, नहीं मेरा सुनिए, वो इन दोनों में से होता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये लोकसभा में बात हो रही है कि राज्यसभा में बात हो रही है? इनके कार्पेट से आप पता कर लेंगे कि ये जो बहस हो रही है वो लोकसभा में हो रही है कि राज्यसभा में हो रही है। ठीक है, लोकसभा जो होता है ये आपका लॉ बना सकता है। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने जैसे अभी फ्री एजुकेशन की बात की थी, तो वहीं पे आते हैं। मान लीजिए एक बिल पास हुआ लोकसभा में। बिल मतलब मैंने अभी बताया कि एक पेपर जिसमें मुझे, मतलब मान लो मैं ही हूं एक MP, मुझे एक बिल पास करना है फ्री एजुकेशन। ठीक है, मैंने एक पूरा इस पे पूरा अपना नोट, अपना रिसर्च करके पूरा कि मेरे को फ्री एजुकेशन क्यों चाहिए बच्चों के लिए, सारा नोट करके मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट रेडी किया। उस डॉक्यूमेंट को हम बिल कहते हैं। ठीक है, उसको हम बिल कहते हैं। वो बिल मैंने यहाँ पे लेके आके अपना प्रस्तुत किया। जब मैंने बिल शो किया कि मुझे फ्री एजुकेशन चाहिए, तो यहाँ पे तो बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। तो यहाँ पे होगी डिबेट कि नहीं हमें नहीं चाहिए फ्री एजुकेशन, कोई कहेगा हमें फ्री एजुकेशन चाहिए। वहां पे जब डिबेट होगा, वोटिंग से फिर वोटिंग होगी। यहां से ये बिल, मान लीजिए बिल मेरा पास हो गया, यहां पे मैं जीत गई, वोट मेरे को ज्यादा वोट मिल गया है, मैं जीत गई। मेरा बिल जाएगा इनके पास, राज्यसभा के पास। राज्यसभा में टेक्निकल उसको नोट किया जाएगा कि ये बिल लिटरली काम की है कि नहीं, जो मैंने दिए हैं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है, वहां पे कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत भी हो सकता है,
ये सारे एक्सपेक्ट्स खोल के देखेंगे। यहाँ पे अगर इनको लगेगा हाँ ठीक है सही बात है, फ्री एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हैं फ्री एजुकेशन पूरा नहीं, हम 14 ईयर तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, है ना। तो वो इन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फ्री एजुकेशन 14 ईयर तक बच्चे। वो बिल चेंज हुआ हल्का सा, सब कुछ हो गया ओके। अब ये बिल हमारा पास हुआ, अब जाएगा कहाँ, प्रेसिडेंट जी के पास। प्रेसिडेंट जी के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट का काम क्या है, प्रेसिडेंट देखिए प्रेसिडेंट इसको डिनाई नहीं कर सकते, या तो प्रेसिडेंट उस बिल को इग्नोर कर दे या तो फिर साइन कर दे। ये नहीं करेंगे प्रेसिडेंट कि ना हम नहीं पास करने वाले, नहीं, प्रेसिडेंट कभी भी कोई बिल को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहां से लोगों ये सारे लोकसभा और राज्यसभा की मेजॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है, तो प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे ही करेंगे, प्रेसिडेंट साइन करेंगे ही करेंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस बिल पे साइन किया, पूरे इंडिया में एक लॉ बन जाएगा। और क्या लॉ बनेगा, 14 ईयर तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। अब ये बिल कहां जाएगा, आपके एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन में, रोड से होगा तो रोड वाले मिनिस्टर को, कोई फाइनेंस से होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे सारे बिल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर वो आपके एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाएगा, फिर वहां से आपके स्कूल वूल जो भी होंगे, टीचर्स अपॉइंट है, सब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा है लॉ बनता कैसे है, ठीक है, कितने सारे लेयर्स से जाके लॉ बनता है। और इसीलिए जब लॉ बनता है ना, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है समटाइम, कि हम कुछ अच्छा चाह रहे हैं लेकिन लोग मेजॉरिटी में नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये आपका लॉ बन गया हमारा। अब आपको मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है ना, और लॉ कैसे बनता है। ठीक है, आगे आते हैं। चलो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पार्लियामेंट जो हाउस है, ये पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम। पार्लियामेंट जो हाउस है उसमें दो ऑफिसेस हैं, हम ऑफिस बोलेंगे, वैसे इसको हाउस कहते हैं। दो ऑफिसेस हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, लोकसभा की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट डाल लेते हैं। लोकसभा जो है ये डायरेक्ट इलेक्ट होता है, यानी कि हम इनको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। पी वोट दिए, किसको जाएगा, लोकसभा वाले मेंबर्स को, यानी कि ये डायरेक्ट इलेक्टेड, इनको हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। सेकंड आइए, लोकसभा जो होता है इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। लोकसभा जो होता है वहां पे, क्योंकि हर स्टेट से आपके मेंबर्स आते हैं, एमपीज आते हैं, हर स्टेट से सिलेक्ट होके आते हैं, तो वो लोकसभा में जाते हैं। ठीक है, तो हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में बैठते हैं। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे सीट्स भी कितनी होंगी, 550 मैक्सिमम सीट्स है। आप अगर देखिएगा लोकसभा में सीट्स बहुत ज्यादा है ना। और लेकिन अभी हमारे इंडिया में कितनी सीट ऑक्युपाइड है, अभी फिलहाल में 543 सीट्स ऑक्युपाइड है, यानी कि बाकी कुछ वेकेंट भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने हैं। नेक्स्ट, आपका जो लोकसभा है इनमें आपका मैक्सिमम एज कितनी, पहले तो देखिए लोकसभा का टर्म कितना रहता है। लोकसभा जो है इसका टर्म कितना है, कितने टाइम के लिए लोकसभा चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर के लिए चलता है। जितना हम चुनाव करते हैं, जितनी सरकार रहती है, उतने ही साल के लिए लोकसभा चलता है। यह ऑफिस तब तक बनी रहेगी। जैसे ही 5 साल खत्म, लोकसभा बंद, फिर से आपका इलेक्शन होगा, फिर से आपका लोकसभा स्टार्ट होगा नए मेंबर्स के साथ जो वोट में जीत के आएंगे। ठीक है, ये आ गया आपका ये 4 पॉइंट। 5th पॉइंट, लोकसभा जो है उसमें जो मैक्सिमम मिनिमम एज जो होता है, मिनिमम एज ऑफ एमपी बनने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम एज होता है 25 ईयर। ठीक है, इसमें जब आप 25 ईयर के हो जाएंगे तब आप एलिजिबल हैं लोकसभा के चुनाव के लिए और लोकसभा हाउस में एंटर करने के लिए। अब आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या होगा, देखिए ये डायरेक्ट इलेक्टेड है ना, तो ये
ये एक्चुअली नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ पे इलेक्शन होता है लेकिन वो उससे हम लोगों का कोई रोल नहीं होता, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वोटिंग करने नहीं जाते हैं, यही लोग वोट कर देते हैं। आगे आते हैं, इसको लोअर हाउस कहते हैं, तो इनको जी अपर हाउस कहते हैं, इनको अपर हाउस कहते हैं। यहाँ पे सीट 550 है, तो यहाँ पे जो सीट होता है वो 250 के आसपास होता है, और सीट इनमें अभी शायद 238 सीट्स हैं, ऑक्युपाइड है। नेक्स्ट आते हैं, इसका टर्म क्या होता है, इसका 5 साल का टर्म है, एंड दिस इज परमानेंट हाउस, यानी कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये कभी भी बंद नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा 5 साल बाद, ये पूरी ऑफिस बंद, मेंबर्स चेंज, है ना, वोटिंग फिर से होगा, फिर से आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा रिटायर होंगे, नए आएंगे, रिटायर होंगे, नए आएंगे, 2 रिटायर होंगे तो बाकी सब, जैसे 3 में से 1 रिटायर हो रहा है, फिर 2-3 मेंबर आ रहे हैं, ऐसे मतलब ये साइकिल में चलता रहेगा, ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और इसमें मिनिमम एज कितनी चाहिए जी, मिनिमम एज चाहिए 30 ईयर। जब आप 30 ईयर के हो जाएंगे, आप एलिजिबल हैं राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए। बस शर्त यह है कि आप वोट जीत जाएं, इलेक्शन में आ जाएं, ठीक है जी। लोकसभा और राज्यसभा आपको समझ में आ गया है, उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेझिझक जाइए, शुरू से वीडियो फिर से देखिए, एंड आपको जब तक ना समझ में आए तब तक एक्सप्लेन मतलब वीडियोस को आराम से देखिए एंड नोट्स बनाते चलिए, इंपॉर्टेंट है। चलो, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। उम्मीद है